नमस्कार। मैं आपको सूती रेशो की मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस और उनकी विशेषताएं पढ़ा रही थी। अब तक मैंने आपको बताया कि सूती वस्त्रों की कौन-कौन सी भौतिक विशेषताएं होती हैं और सूती वस्त्रों का निर्माण किस प्रकार से किया जाता है। आज मैं आपको बताऊंगी सूती तंतुओं की रासायनिक विशेषता। सर्वप्रथम मैं रासायनिक विशेषता में अम्ल का प्रभाव या एसिड का प्रभाव। सूती रेशों पर तनु एसिड का बुरा प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन अगर सांद्र घोल ले लेते हैं या कंसनट्रेट एसिड लेते हैं तो उससे सूती रेशे नष्ट हो जाते हैं या वो ख़राब हो जाते हैं। जैसे कि हम कह सकते हैं कि अगर हमने कोई भी दाग धब्बे हटाने के लिए अगर प्योर एसिड कपड़े पर लगा दिया तो वहाँ से रेशा नष्ट हो जाएगा, कलर ख़राब हो जाएगा, धब्बे पड़ जाएंगे। और अगर हमें धब्बे हटाने के लिए एसिड का प्रयोग करना भी पड़ रहा है तो उसमें हल्का सा पानी मिला के या उसका डाइल्यूट सॉल्यूशन काम में लेना चाहिए, जिससे कि रेशे ख़राब नहीं हो। इसके लिए हम नींबू यूज़ कर सकते हैं, ऑक्जेलिक एसिड यूज़ कर सकते हैं, जिससे वस्त्रों पर से दाग धब्बे हटाए जा सकते हैं। नेक्स्ट है क्षार का प्रभाव या अल्कली का प्रभाव। सूती वस्त्रों पर अल्कली का बुरा प्रभाव नहीं पड़ता है और ख़ास करके तनु जो अल्कली होती है उस या तनु क्षार के घोल का बुरा प्रभाव नहीं पड़ता, इसलिए सूती रेशों को हम किसी भी साबुन से धो सकते हैं। इवन हम निरमा से भी धो सकते हैं और इजी और जेंटल से भी धो सकते हैं। सूती रेशों पर क्षार का बुरा प्रभाव नहीं पड़ता है। और आप देखते होंगे धोबी वगैरह जो कपड़े धोते हैं, बिल्कुल वाइट बेडशीट को और वाइट करके ले आते हैं, वो जनरली सोडे के अंदर कपड़े को उबालते हैं। सोडा एक प्रकार का कंसनट्रेट क्षार है, तो उससे कपड़े बिल्कुल साफ़ हो जाते हैं। लेकिन ये ध्यान रखना चाहिए कि कलर्ड कपड़ों को कभी भी कंसनट्रेटेड अल्कली और के सॉल्यूशन से नहीं धोना चाहिए। जितने भी अपने रंगीन सूती वस्त्र हैं उनको सॉफ्ट साबुन से धोना चाहिए, जिससे कि उनका कलर ख़राब नहीं है। नेक्स्ट है पसीने का प्रभाव। पसीना जनरली अम्लीय होता है, किसी का क्षारीय भी होता है। हर व्यक्ति का पसीने का जो पीएच है वो अलग अलग होता है, लेकिन हम कह सकते हैं पसीने का सूती वस्त्रों पर बुरा प्रभाव पड़ता है। अगर हम सूती वस्त्रों को पसीना बिना सुखाए स्टोर कर देते हैं तो आप देखेंगे वहाँ से कपड़ा कड़क हो जाता है और कपड़े का रंग भी ख़राब हो जाता है। और अगर ज़्यादा समय तक रखा रह जाए तो वो कपड़ा जैसे ही हम पहनेंगे वहाँ से वो गल कर फटा हो जाता है या पहनने पर फट जाएगा। सूती वस्त्रों को जब भी हम खोल के रखें तो ध्यान रखना चाहिए उसको हवा में सुखा के रखना चाहिए, जिससे पसीना जो है वो सूख जाए और पसीने का बुरा प्रभाव नहीं पड़े। नेक्स्ट है ब्लीच का प्रभाव। ब्लीच जो होती है वो जनरली सफ़ेद कपड़ों पर लगाई जाती है। सफ़ेद कपड़ों में और सफ़ेदी लाने के लिए हम ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल करते हैं। जितने भी सफ़ेद सूती वस्त्र हैं, जैसे चद्दर है, टॉवेल है, उस पर हम ब्लीच यूज़ करते हैं। आजकल आप देखते हैं कि कई नील भी ऐसी आती है जिसमें ब्लीच मिली हुई आती है या ब्लीचिंग पाउडर मिला हुआ आता है, तो हम वो नील भी यूज़ कर सकते हैं जिसमें ब्लीचिंग पाउडर भी मिला हुआ होता है, जिससे कि नील और ब्लीच दोनों एक साथ लगा के हम कपड़ों पर सफ़ेदी ला सकते हैं। सूती कपड़े क्या होता है कि पहनते पहनते उनमें पीलापन आ जाता है, धूप में सुखाने से भी उन पर पीलापन आ जाता है। उस पीलेपन को दूर करने के लिए हम ब्लीच यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना चाहिए कलर कपड़ों पर बिल्कुल भी ब्लीचिंग पाउडर यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि कलर कपड़े पर ब्लीचिंग पाउडर लगाया तो वहाँ से उसका रंग ख़राब हो जाएगा, तंतु नष्ट हो जाएंगे। बहुत मतलब हल्के ब्लीचिंग पाउडर्स भी आते हैं, जैसे कि हम लोग फेस पर भी ब्लीचिंग पाउडर यूज़ करते हैं, ब्लीच करते हैं, जिससे कि हमारी फेस में शाइनिंग आ जाए, मेल वगैरह उतर जाए, गोरे दिखने लग जाए। तो ऐसे जो ब्लीचिंग पाउडर हम फेस पे लगाते हैं, या हम कह सकते हैं कि जो बिल्कुल तनु होते हैं उनको हम कलर कपड़े पर यूज़ कर सकते हैं, बाकी यूज़ नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है रंग का प्रभाव। सूती कपड़ों में रंग को आत्मसात करने की क्षमता कम होती है। सूती कपड़ों पर रंग जनरली नहीं चढ़ता है या कम चढ़ता है, और नहीं चढ़ने के कारण या कम चढ़ने के कारण ही सूती कपड़े 3-4 धुलाई के बाद फेड हो जाते हैं
या उनका रंग उड़ जाता है। इसका कारण है कि सूती कपड़ों पर जो रंग चढ़ता है वो सतह पर ही चढ़ता है, उसको आत्मसात नहीं कर पाता है, सिर्फ सतह पे ही वो कलर रह जाता है। और जैसे ही हम उस कपड़े को पानी में डालते हैं तो वो पानी में सारा कलर आ जाता है, ख़ास करके रानी कलर, ब्लू कलर, ये इतने ऐसे कलर है जैसे ही उनको पानी में डालेंगे हमारा सारा पानी रानी हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा और कपड़ा लाइट हो जाएगा। तो सूती कपड़ों को पर रंग को आत्मसात करने की क्षमता कम होती है और इसीलिए सूती कपड़े थोड़े से समय बाद फेड हो जाते हैं या वो पहनने के लायक नहीं रहते हैं। तो इस चैप्टर में अब तक की जो क्लासेस हुई हैं उसमें मैंने आपको सूती रेशों की निर्माण प्रक्रिया बताई है, उसकी प्रॉपर्टीज़ बताई है। आपको कोई भी क्वेरी है तो आप मेरे को पूछ सकते हैं। अब मैं आपको नेक्स्ट रेशा स्टार्ट करूँगी, वो है जूट। प्राकृतिक रेशों में सबसे पहले आपको मैंने पढ़ाया कपास से प्राप्त होने वाला रेशा, जिसको हम सूती रेशा कहते हैं। अब मैं आपको पढ़ा रही हूँ जूट। जूट भी एक तरह का प्राकृतिक रेशा है। जूट जो है वो अपने आप में एक चमकीला रेशा है, लेकिन कड़क रेशा है। चमक वाला होता है लेकिन कड़क होता है। ये हमें बाँस से प्राप्त होता है और जूट का जो प्रयोग है वो जनरली कपड़े बनाने के लिए काम में नहीं किया जाता है, इसलिए इसकी कोई बहुत मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस और इतना इसके प्रॉपर्टीज़ वगैरह हम लोग नहीं पढ़ाते हैं। इसका कारण है कि जूट का रेशा केवल कुछ चीज़ों के लिए काम में आता है, क्योंकि ये कड़क होता है। अगर हम इसके कपड़े बना के पहन भी लेंगे तो वो हमारे शरीर पर चुभेंगे जगह जगह से और हम कंफर्टेबल फील नहीं कर पाएंगे। इसलिए इस जूट के रेशों का जो प्रयोग होता है जनरली बोरी बनाने में, जिसमें हम गेहूँ वगैरह लेके आते हैं, डोरमेट्स बनाने में जूट के बहुत सुंदर सुंदर पैरदान आते हैं, टेबल मेट्स आते हैं और रस्सी बनाने के लिए काम में लिया जाता है। और कभी कभी जूट के बहुत सुंदर सुंदर बैग्स भी आते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ओनली फॉर डेकोरेशन या कुछ ऐसे पर्पज़ के लिए हम जूट काम में लेते हैं। जूट का रेशे के वस्त्र नहीं बन पाते हैं, क्योंकि जूट की ये प्रॉपर्टी है कि वो कड़क होता है, चुभने वाला होता है। उसको कितना भी हम प्रोसेस कर लें लेकिन वो मुलायम नहीं हो पाता है, इसलिए उसका निर्माण कपड़ों के लिए नहीं किया जाता है। जूट का रेशा, फिर भी हम आपको थोड़ा बहुत इसका नॉलेज दे देते हैं कि जूट का रेशा जो होता है हमें बाँस से प्राप्त होता है। बाँस की पहले खेती की जाती है। बाँस की खेती करने के लिए इसको मतलब ये एक वर्षीय पौधा होता है कि साल में एक बार आप उस बाँस की खेती को प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए भी समशीतोष्ण जलवायु चाहिए। समशीतोष्ण का अर्थ होता है कि थोड़ी ठंडी थोड़ी गर्म जलवायु चाहिए, और अगर चिकनी मिट्टी मिल जाए तो ये थोड़ा लंबा ज़्यादा होता है। और इसके बाद क्योंकि बाँस जो होता है वो बहुत कड़क होता है, बहुत कठोर होता है, तो इसमें से रेशे प्राप्त करने के लिए बाँस का जो तना होता है उसको तने समेत निकाल के और फिर उसको एक पोंड में डाल दिया जाता है। ठहरे हुए पानी में वो लकड़ी डाल दी जाती है, जिससे वो गल जाती है, और गलने के बाद ऊपर से उसको छील लिया जाता है और कूट के फिर बाँस के रेशे निकाले जाते हैं। वही रेशे जूट कहलाते हैं। जैसे इसको मैं आप एग्जांपल दे के बताती हूँ आपको। नीम का दतून है, वो कड़क होता है लेकिन हम उसको पानी में भिगाते हैं और उसको कूटते हैं, तो आप देखिए अंदर से रेशे रेशे निकल आते हैं और ऊपर की उसकी जो आउटर कवरिंग होती है वो अलग हो जाती है। इसी प्रकार जूट की भी होती है कि जूट के रेशे को जब गलाते हैं तो आउटर कवरिंग अलग हो जाती, गल जाती है, फिर उसको कूटा जाता है तो अंदर से रेशे निकल जाते हैं और उन रेशों से जूट का निर्माण होता है। जूट का रेशा कितना भी प्रोसेस किया जाए वो नरम नहीं हो सकता है, इसलिए इस पे कोई भी ज़्यादा प्रोसेस नहीं की जाती है। सिर्फ उसको कूटने के बाद उसका रेशा निकाला जाता है और उसकी कताई और बुनाई करके बैग और है ना रस्सियाँ वगैरह बनाई जाती है। जूट के रेशे को हम किसी भी तरीके से धो सकते हैं। इसकी धुलाई आसान है, ये ख़राब नहीं होता है, और इसकी जो प्रॉपर्टी है इस पर अम्ल और क्षार का बुरा प्रभाव पड़ता है। और इसको हम मतलब
क्योंकि इसके कपड़े नहीं बनते हैं तो हम इसको ड्राई क्लीन वगैरह या इसकी केयर या इसका इतना ज़्यादा नहीं पड़ेंगे। सिर्फ ये है, आपको ये पता होना चाहिए कि जूट भी एक प्राकृतिक रेशा है जो कि हमें बाँस से प्राप्त होता है और उससे हम रेशे प्राप्त करते हैं। वो रेशे बैग वगैरह रस्सी बनाने के काम आते हैं। धन्यवाद।